हेलो फ्रेंड्स, सोशल साइंस की अपनी लास्ट वीडियो में हम भारत में अंग्रेजी साम्राज्य की स्थापना पढ़ रहे थे, जिसमें हमने कुछ महत्वपूर्ण व्यक्तियों के बारे में पढ़ा, जिसमें रॉबर्ट क्लाइव थे, वॉरेन हेस्टिंग थे। इसी क्रम में हम आज पढ़ेंगे लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में, और एक दो व्यक्ति हैं उनके बारे में भी हमें पढ़ना है। तो शुरुआत करते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस से। यह बंगाल के गवर्नर जनरल थे। 1793 में बंगाल में स्थायी बंदोबस्त के रूप में एक नई राजस्व पद्धति की इन्होंने शुरुआत की थी। ठीक है, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस कौन थे? तो वारेन हेस्टिंग के बाद ये बंगाल के गवर्नर बनाए गए थे। ठीक है, तो ये बंगाल के गवर्नर जनरल थे। 1793 में बंगाल में इन्होंने क्या किया था? तो स्थायी बंदोबस्त के रूप में एक नई राजस्व पद्धति की शुरुआत की थी इन्होंने। पुलिस कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में पुलिस अधिकार प्राप्त जमींदारों को इस अधिकार से वंचित कर दिया गया था। कहने का मतलब ये था कि पहले क्या होता था कि इन्होंने पहले क्या किया कि जो पुलिस कर्मचारी थे उनके वेतन में वृद्धि कर दी। ठीक है, बढ़ा दिया उनका वेतन। और ग्रामीण क्षेत्रों में जो पुलिस अधिकार प्राप्त जमींदार थे, कुछ जमींदार ऐसे थे जिन्हें पुलिस का अधिकार प्राप्त था, वो अपने साथ पुलिस रख सकते थे क्योंकि वो वसूली वगैरह करते थे। ठीक है, क्योंकि उन्हें कर वसूलना होता था, तो कर वसूलना होता था तो उन्हें क्या, पुलिस की सुविधा दी जाती थी। ठीक है, कि आप पुलिस अपने साथ रख सकते हैं जब आपको वसूली करनी हो। तो इस अधिकार से लॉर्ड कॉर्नवालिस ने उन्हें वंचित कर दिया कि नहीं, तुम्हें कर वसूलना है तो खुद वसूलो, पुलिस की कोई जिम्मेदारी नहीं, पुलिस आपके लिए नहीं बैठी है। ठीक है, तो ऐसा कहा था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, और इस अधिकार से जमींदारों को वंचित कर दिया था। थर्ड पॉइंट है कि कंपनी के कर्मचारियों के व्यक्तिगत व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने क्या किया, कंपनी के जो कर्मचारी जो व्यक्तिगत रूप से, ठीक है, व्यापार करने लगे थे, बिजनेस करने लग गए थे प्रॉफिट कमाने के लिए, तो ऐसे व्यापार पर उन्होंने प्रतिबंध लगा दिया कि नहीं भाई, तुम कंपनी में कार्य कर रहे हो तो कंपनी के लिए ही कार्य करोगे, अपने लिए तुम कोई कार्य नहीं कर सकते। ठीक है, तो इस पर प्रतिबंध लगा दिया। फिर है कि भारतीयों को सेना में सूबेदार, जमींदार, प्रशासनिक सेवा में मुंसिफ, सदर, अमीन या डिप्टी कलेक्टर से ऊंचा पद नहीं दिया जाता था। ठीक है, उसमें होता क्या था कि भारतीय सेना जो थी उसमें सूबेदार, जमींदार और प्रशासनिक सेवा की बात करें तो मुंसिफ, सदर, अमीन या डिप्टी कलेक्टर, इससे ऊंचा पद नहीं दिया जाता था। ठीक है, स्थायी बंदोबस्त के तहत जमींदारों को अब भू राजस्व का 90% यानी कि 10/11 भाग कंपनी को तथा 10% यानी कि 1/11 भाग अपने पास रखना पड़ता था। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जो स्थायी बंदोबस्त की प्रथा चलाई थी, ठीक है, जो पद्धति थी भू राजस्व की, उसमें होता क्या था कि जो जमींदार था उससे क्या करना पड़ता था कि 90% हिस्सा भू राजस्व का देना पड़ता था कंपनी को, और 10% वो अपने पास रख सकता था। ठीक है, यानी कि जितना ज़्यादा वो वसूल लेगा उसका 90% किसे देना पड़ेगा, कंपनी को देगा, और 10% खुद रखेगा, यानी कि 10/11 भाग कंपनी को देना है और 1/11 भाग वो खुद रख सकता है। कॉर्नवालिस को भारत में भारतीय सिविल सेवा का जनक माना जाता है। ये क्वेश्चन एक नंबर में पूछा जाता है जीके में कि भारत में भारतीय सिविल सेवा का जनक किसे माना जाता है, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारतीय सिविल सेवा का जनक माना जाता है। फिर कि कॉर्नवालिस 2 बार गवर्नर जनरल बने। ठीक है, जो लॉर्ड कॉर्नवालिस थे वो 2 बार गवर्नर जनरल बने थे। पहले बने थे 1786 से 93 तक। ठीक है, और दूसरी बार बने थे 1805 में। ठीक है, ये चीज़ याद रखना कि 2 बार ये गवर्नर जनरल बने, पहले 1786 में आए और 1786 से लेकर 1793 तक रहे। उसके बाद ये 1805 में दोबारा जनरल बने थे आगे। फिर है कि इन्होंने तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू को हराया। ठीक है, टीपू सुल्तान को इन्होंने हरा दिया था, जो तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, तथा श्रीरंगपट्टनम की संधि पर इन्होंने हस्ताक्षर किए थे। ठीक है, और जो श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी उस पर इन्होंने हस्ताक्षर किए थे। और तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध में किसे हराया था, तो टीपू सुल्तान को हराया था। और इनकी मृत्यु कहाँ हुई, तो भारत में ही गाजीपुर जो जगह है यूपी में, वहाँ पर इनकी मृत्यु हुई थी। ये चीज़ याद रखना कि मृत्यु कहाँ हुई, तो गाजीपुर में इनकी मृत्यु हुई, यहीं पर इनकी समाधि भी है। ठीक है, 1805 में इनकी मृत्यु हो गई थी जब दोबारा आए थे ये गवर्नर जनरल बन के। लॉर्ड कॉर्नवालिस के बाद सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति जो हैं वो हैं लॉर्ड वेलेस्ली, जिन्हें बंगाल के शेर के नाम से जाना जाता है। ये 1798 से लेकर 1805 तक बंगाल के गवर्नर जनरल रहे। ठीक है, ये अपनी सहायक संधि प्रणाली के कारण प्रसिद्ध हुए थे। ठीक है, इन्होंने एक प्रणाली दी थी, एक पद्धति दी थी सहायक संधि की, जिसकी वजह से ये सबसे ज़्यादा फेमस हुए थे। इनकी सहायक संधि की बात हर जगह होती रही। इन्होंने अंग्रेज साम्राज्य के विस्तार को अपना लक्ष्य बनाया। भारत में सहायक संधि का प्रयोग सर्वप्रथम फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने किया था। ठीक, अगर बात की जाए तो सबसे पहले सहायक संधि का जो प्रस्ताव था कौन लेकर आया था, तो जो फ्रांसीसी गवर्नर थे डुप्ले, ये सबसे पहले सहायक संधि का इन्होंने प्रयोग किया था। लेकिन फेमस कब हुआ, जब लॉर्ड वेलेस्ली ने इसका प्रयोग किया तब ये सबसे ज़्यादा फेमस हुआ। और इनका एक ही लक्ष्य था कि कैसे भी करके जो अंग्रेजों का साम्राज्य है उसे बढ़ाना। ठीक है, कैसे भी और बड़ा करते जाना। ठीक है, सबको अपने अंडर में ले लेना। ठीक है, ये चाहते थे लॉर्ड वेलेस्ली। तो ये 1798 से 1805 तक बंगाल के गवर्नर जनरल रहे थे और अपनी सहायक संधि की वजह से ये फेमस हुए। इन्होंने अंग्रेज साम्राज्य के विस्तार को अपना लक्ष्य बनाया। भारत में सहायक संधि का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया, तो फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने किया था।
इन्हीं के समय चतुर्थ मैसूर युद्ध लड़ा गया, जिसमें टीपू सुल्तान की पराजय हुई तथा 1799 में उसकी मृत्यु हो गई। तो टोटल 4 आंग्ल मैसूर युद्ध हुए थे। तो इसमें चौथे मैसूर युद्ध की बात हो रही है, जिसमें टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी, और इसी में अंग्रेजों का जो नेतृत्व था वो लॉर्ड वेलेस्ली कर रहे थे। ठीक है, 1799 में हुआ था और टीपू सुल्तान की इसमें मृत्यु हुई थी। आप सहायक संधि प्रणाली की बात कर लें कि ये सहायक संधि है क्या। होता क्या था कि जो भी राजा इस संधि को करता था, सहायक संधि को, तो उसे अंग्रेजों की एक सेना को अपने राज्य में रखना पड़ता था। ठीक है, कि वो अंग्रेजों ने ये कहा कि आप सहायक संधि कर रहे हैं तो हम आपको सुरक्षा प्रदान करते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ब्रिटिश की एक सेना आपको देंगे, आपको उसे सैलरी भी देनी है। ठीक है, खाना पीना जो भी है सब व्यवस्था आपको ही करनी पड़ेगी, बस वो आपकी सुरक्षा के लिए वहाँ पर तैनात रहेगी। ठीक है, अब इससे होता क्या था कि एक तरीके के ये जासूस थे। ठीक है, जो अंग्रेज थे ये जासूस थे। अब इन्होंने सहायक संधि कर ली, नाम तो ये हो गया कि ये सुरक्षा कर रहे हैं, लेकिन सुरक्षा कर किससे रहे हैं, सबसे खतरनाक तो यही थे अंग्रेज। ठीक है, अब ये जासूस के रूप में वहाँ खड़े हो गए। अब ये हर चीज़ पे निगरानी रख रहे हैं कि ऐसा तो नहीं कि ये राजा किसी और से संधि कर रहा हो, अंग्रेजों के खिलाफ कोई षड्यंत्र तो नहीं हो रहा। ठीक है, तो एक तरीके के ये जासूस का कार्य करते थे। इसके तहत संधि करने वाले भारतीय राज्य के शासक को अपने भूभाग के भीतर एक ब्रिटिश सेना की स्थायी पोस्टिंग को स्वीकार करने, उसके रखरखाव के लिए धन का भुगतान करने के लिए मजबूर किया गया था। ठीक है, कि क्या करना है आपको कि अपने भूभाग पर जहाँ पे भी आप राज्य कर रहे हैं तो एक स्थायी सेना रखनी पड़ेगी अंग्रेजों को अपने पास। ठीक है, उसके रखरखाव के लिए आपको धन का भुगतान भी करना पड़ेगा। ठीक है, इसके लिए मजबूर किया गया सहायक संधि में। कंपनी के अनुसार इसका कारण देसी रियासतों और उनके भूभागों के संरक्षण था। ठीक है, कि जो देसी रियासतें हैं उनका जो भूभाग है, ठीक है, दूसरे राजाओं से या दूसरे आक्रमणकारी हैं उनसे बचाने के लिए आपको ये सेना रखनी पड़ेगी, ऐसा कहा गया। किंतु वास्तव में इस माध्यम से भारतीय शासक एक तरह से कंपनी के प्रभुत्व के अंतर्गत आ जाते थे। लॉर्ड वेलेस्ली ने अनेक भारतीय शासकों के साथ सहायक संधि की। ठीक है, मतलब अनेक राजा ऐसे थे जिन्हें इन्होंने पागल बना दिया सहायक संधि के नाम पर। ठीक है, सहायक संधि भी कर ली, सेना को भी ये खुद रुपए दे रहे हैं, उनका कोई काम भी नहीं है, वो उल्टा जासूसी कर रहे हैं कि आप कोई उल्टा सीधा कार्य तो नहीं कर रहे हैं। ठीक है, कि ऐसा तो नहीं है कि आपने कोई षड्यंत्र कर रखा हो अंग्रेजों के खिलाफ। अब देखते हैं कौन कौन से इसके अंतर्गत आ जाते हैं। ठीक है, कौन कौन से रास्ते जिन्होंने सहायक संधि की। तो सबसे पहले 1798 में हैदराबाद के निज़ाम जो थे इन्होंने संधि की थी, सहायक संधि। उसके बाद 1801 में अवध के जो नवाब थे इन्होंने भी सहायक संधि की। 1802 में पेशवा बाजीराव द्वितीय जो थे इन्होंने भी सहायक संधि की थी। और भी कई राज्य हैं जिन्होंने सहायक संधि की। ठीक है, तो फेमस यही है, सबसे पहले हैदराबाद के निज़ाम जो थे इन्होंने सहायक संधि की थी। ठीक है, फिर 1801 में अवध के नवाबों ने सहायक संधि की, और फिर 1802 में पेशवा बाजीराव द्वितीय ने की। लॉर्ड वेलेस्ली को बंगाल का शेर कहा जाता था। ठीक है, तो उसने कुछ फैसले ऐसे लिए जिसकी वजह से इसे बंगाल का शेर कहा जाता था। कंपनी के कर्मचारियों की शिक्षा के लिए उसने फोर्ट विलियम में एक कॉलेज स्थापित किया था। ठीक है, तो ये भी चीज़ है कि कंपनी के जो कर्मचारी थे उनके बच्चों की शिक्षा के लिए क्या किया उसने, तो फोर्ट विलियम में एक कॉलेज की स्थापना की। ठीक है, तो ये थे लॉर्ड वेलेस्ली, इनके बारे में पढ़ लेना। अब हम पढ़ लेते हैं लॉर्ड विलियम बेंटिक के बारे में। ठीक है, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक जो थे ये भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। अभी तक हम बंगाल के गवर्नर जनरल पढ़ रहे थे, लेकिन अगर क्वेश्चन ये आता कि भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक जो थे वो भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। कब से कब तक रहे, तो 1828 से लेकर 1835 तक ये भारत के गवर्नर जनरल रहे हैं। ठीक है, 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। ठीक है, 1833 ईस्वी में क्या आया था, एक चार्टर एक्ट आया था जिसके तहत क्या किया गया कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। इस प्रकार लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के पहले गवर्नर जनरल बने। फिर है कि राजा राम मोहन राय के सहयोग से बेंटिक ने 1829 ईस्वी में सती प्रथा को समाप्त कर दिया। बेंटिक ने कानून बनाकर 1829 ईस्वी में धारा 17 के द्वारा विधवाओं के सती होने को अवैध घोषित कर दिया। ठीक है, तो ये काम इन्होंने बहुत अच्छा किया था कि राजा राम मोहन राय के सहयोग से इन्होंने क्या किया, 1829 में सती प्रथा जो बहुत ज़्यादा चल रही थी उसे समाप्त कर दिया। ठीक है, और इसके लिए उन्होंने एक कानून बनाया 1829 में, और धारा 17 के तहत इन्होंने क्या किया, जो विधवा सती हो जाती थी उसे अवैध घोषित कर दिया। ठीक है, दूसरा क्या किया इन्होंने, हाँ, इसे रोकने का जो प्रयास था, सती प्रथा को रोकने का प्रयास अकबर ने भी किया था और पेशवा ने भी किया था, लेकिन रोक नहीं पाए थे। लेकिन जब यहाँ पे कानून बना दिया गया तो इसे रोक दिया गया। फिर है कि ठगी प्रथा पर रोक। ठगी प्रथा उस समय बहुत ज़्यादा चलती थी। अभी ठग ऑफ हिंदुस्तान करके एक मूवी भी आई थी आमिर खान की, तो उसमें भी बताया गया कि पहले बहुत ठगी चलती थी। ठीक है, तो ठगी प्रथा पर रोक लगा दी गई। बेंटिक ने कर्नल स्लीमेंट की सहायता से ठगी प्रथा समाप्त कर दी। ठीक है, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक जो थे उन्होंने जो कर्नल थे स्लीमैन, इनकी सहायता से ठगी प्रथा पर रोक लगा दी।
अब शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने क्या किया, तो 1835 ईस्वी में विलियम बेंटिंग ने कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना की। ठीक है, जो कलकत्ता में कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना की थी इन्होंने। इसी के समय लॉर्ड मैकाले की अनुशंसा पर अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया। तो आप अगर पीछे जाएँ, ठीक है, जो हम लोग सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ते रहे, तो जो लॉर्ड मैकाले थे वो भी इन्हीं के समय में आए थे, आपको याद होगा। ये 1833 का जो चार्टर एक्ट था उसी में इस चीज़ की बात की गई थी। तब ये प्राच्य और पाश्चात्य का जो विवाद छाया था, ठीक है, इसके लिए बुलाया गया था इन्हें। ठीक है, तो यही है समय वो कि इसी के समय पर लॉर्ड मैकाले की अनुशंसा पर अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया। और इन्होंने क्या कार्य किए, तो मानव बलि जो प्रथा चल रही थी उस समय, उसका भी अंत कर दिया। ठीक है, कन्यावध जो चलता था, ठीक है, कि कन्या पैदा होगी तो उसे मार देते थे लोग, तो उस पर भी इन्होंने प्रतिबंध लगा दिया। तो ये सारे कार्य थे लॉर्ड विलियम बेंटिक के, याद कर लेना। जो मानव बलि चलती थी उस प्रथा का भी अंत कर दिया, कन्यावध पर भी प्रतिबंध लगा दिया, सती प्रथा का भी अंत कर दिया, कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना की। ठीक है, ठगी प्रथा पर रोक लगा दी। तो ये सारे कार्य थे लॉर्ड विलियम बेंटिक के। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, वहाँ पर हम डलहौजी की बात करेंगे, लॉर्ड डलहौजी की। वो भी काफ़ी फेमस व्यक्ति थे, उनकी हड़प नीति काफ़ी फेमस है, तो उसकी बात करेंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।